हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के चलते हैं और आज का हमारा क्लास जो होगा वो सेल के ऊपर है। ठीक है ना। सेल आपने बहुत सबने पढ़ा होगा। सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है ना। हिंदी में इसे कोशिका कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी और वी कैन से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज सेल, है ना। मतलब सबसे छोटी इकाई, याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना। सबसे छोटी कोशिका की बात नहीं की गई है ना। सबसे छोटा अंग का बात नहीं किया गया, सबसे छोटी इकाई। इकाई मतलब यूनिट, एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, जिससे मिलकर के क्या होता है, कोई भी ऑर्गन तैयार होता है, कोई भी जो होता है वो ऑर्गन बनता है। वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है सेल। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं। जैसे आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि अगर हम एक घर बनाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ईंट लेते हैं। ईंट से मिला करके क्या बनता है बताइए। कई सारे ईंट्स को मिला करके, कई सारे ब्रिक्स का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं दीवार। और दीवार का इस्तेमाल करके फिर क्या बनाया जाता है, कई सारे दीवार को मिला करके क्या बनाया जाता है, एक सेकेंड रुकिए। कई सारे दीवार को मिला करके क्या बनाया जाता है, तो कई सारे दीवार को मिला करके बनाया जाता है कमरा। क्या बनाया जाता है, कमरा, यानी कि रूम, है ना। क्लियर है। और कई सारे कमरे मिला करके हमारा क्या बनता है, एक घर बनता है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए उसी तरीके से हम करके समझते हैं। सबसे हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, सेल। सेल मतलब क्या कहलाता है, कोशिका। ठीक है, और कई सारे सेल को मिला करके क्या बनता है, टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू, है ना। और ये हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, उत्तक। क्लियर है। कई सारे उत्तक को, इट मीन्स कई सारे टिश्यू को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो कई सारे टिश्यू को अगर मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन मतलब अंग बनेगा। ठीक है, और कई सारे ऑर्गन्स मिल करके हमारे क्या बनाता है, हमारा एक, बोलिए, एक सिस्टम बनता है। और सिस्टम से मिल करके क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है ना। सिस्टम मतलब तंत्र बनता है। ठीक है, और उसका फिर क्या बनता है, हमारा बॉडी यानी कि शरीर बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है ना। ये से नहीं बोला जा सकता कि सबसे छोटा पार्ट्स है या सबसे छोटा हिस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें याद रखना है कि ये सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो। क्लियर है। टिश्यू अपने आप में कंप्लीट नहीं है, टिश्यू कई सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है। हाँ, एक बात ऐसा बोला जा सकता है कि सबसे छोटा बॉडी नहीं बोल सकते हैं, इसको सबसे छोटा यूनिट बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर में भी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। चलिए, अंग, अंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि हमारा ब्रेन है, ये क्या है, एक ऑर्गन है। हमारा हार्ट है, ये एक ऑर्गन है ना। लेकिन वो कई सारे टिश्यूज से मिलकर बना है और वो टिश्यूज अलग अलग टाइप के सेल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद फिर सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हो गया है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है ना, ये सब जो हम पढ़ते हैं तो ये सब हमारे क्या कहलाता है, सिस्टम। सिस्टम मतलब तंत्र, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। ठीक है, और उसका फिर हमारा क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है। चलिए, तो आज उसी सेल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि सेल क्या होता है और किस किस तरीके से करके इसके पार्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए, सेल में क्या क्या होता है और किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है वो सब थोड़ा सा देखते हैं 2 सेकंड के लिए। आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से करके हमारा सेल होता है, जो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ठीक है ना, सेल है ना, ये क्या होता है, सेंटर कुछ इस तरीके से करके होता है। ये ऊपर से पतली सी झिल्ली रहती है, यानी कि मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स कोशिका झिल्ली। ठीक है, याद रखिए, झिल्ली मतलब क्या, एक पतला सा लेयर, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे हमारे बॉडी में सबसे आउटर लेयर जो होता है, यानी कि सबसे बाहरी परत जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारे शरीर का जो सबसे बाहरी परत होता है वो हमारी त्वचा कहलाती है, हमारा स्किन कहलाता है। सेम टू सेम वैसे ही इसमें क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। कहीं कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ रहता है ना, सबसे आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो वो भी नाम हो सकता है ना। क्लियर है। इट मीन्स हम सेल मेम्ब्रेन का परिभाषा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थिन लेयर that form the outer layer, यानी कि सबसे पतली परत जो कि क्या करती है, बाहरी हिस्से को बनाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है,
जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है वो कहलाता है केंद्रक। इसका क्या नाम हो जाएगा? केंद्रक। क्लियर है? केंद्रक, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, है ना। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ा होगा, है ना, परमाणु की संरचना पढ़ा होगा, तो उसमें भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें नाभिक बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, और बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? इसे केंद्रक बोलते हैं। याद रखिएगा, केंद्रक इट मीन्स केंद्र का भाग होता है। जैसे इंसान का पूरा बॉडी किस चीज़ के ऊपर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन भी कहा जा सकता है। तो क्या होता है? हमारे ब्रेन के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना, वो एक उसका पार्ट्स है। वैसे ही ये न्यूक्लियस जो है वो क्या कहलाता है? ये सेल का ब्रेन कहलाता है। क्लियर है? यानी कि सेल का जो होता है ब्रेन जो होता है वो कौन होता है? वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोलिंग न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। इसमें इस तरीके से करके एक लिक्विड भरा हुआ होता है ना। क्लियर है? और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सब के बारे में हम बारी बारी से डीपली पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? क्लियर है? सबसे छोटा सेल, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, मतलब कि किसका होता है ना, सबसे छोटी कोशिका, तो याद रखना है सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। क्लियर है? और अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी, यानी कि सबसे बड़े सेल की बात की जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा काफी बड़े साइज का होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा क्या होता है? एक ही सेल का बना हुआ होता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा होता है। सबसे मतलब अगर हम बात करते हैं दुनिया की, ये जो हमने कैटेगराइज किया है ना, ये पूरी दुनिया के हिसाब से किया गया है, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग या फिर एनिमल्स बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं किया गया। ये हमने क्या किया? पूरी दुनिया के हिसाब से। तो सबसे बड़ी कोशिका हमें याद रखना है और सबसे छोटी कोशिका हमें याद रखना है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, है ना, इंसान के शरीर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी कोशिका इट मीन्स, है ना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? बताइए जल्दी से, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है? हमारी बॉडी में स्पर्म और ओवम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्म और ओवम। तो उसमें से सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम की होती है। ठीक है ना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका जो ह्यूमन बॉडी की बात की जाएगी, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो स्पर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। तो स्पर्म जो होती है वो सबसे छोटी सेल, ओवम जो होती है वो सबसे बड़ी सेल, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। अब आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनरली वो सबसे बड़ी कोशिका पूछता है तो आपको याद रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा, या फिर या तो शुतुरमुर्ग का अंडा ऑप्शन में दिया हुआ होगा, या फिर क्या दिया हुआ होगा? ओवम दिया होगा। दोनों में से किसी एक को टिक मार्क करना है। लेकिन हाँ, अगर वो ये पूछ देता है कि ह्यूमन बॉडी में यानी कि मानव शरीर में, तो उस टाइम में आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो हमारा ओवम होगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो स्पर्म होगा। अच्छा, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है ना, सबसे लंबी कोशिका, तो बताइए। तो हमें पता है कि सबसे लंबी की अगर बात की जाएगी, तो हमें पता है क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। क्लियर? इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका, जो कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम तैयार करता है। इट मीन्स हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें से जो एक न्यूरॉन्स होंगे ना, उसके जो सेल होंगे वो कैसा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है ना, फिर जाकर के सबसे लंबा कौन सा होता है, दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा होता है, दुनिया में सबसे छोटा कौन सा होता है ना। चलिए, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस सेल को सबसे पहले किसने देखा, है ना। इसको हम बोलते हैं खोज करना। आपको पता है ना, खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? इसका मतलब हो जाता है डिस्कवरी, और आविष्कार का मतलब हो जाता है इन्वेंशन, है ना। मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें हमने नया बनाया है, जो चीज़ हमने नया
एक्सपेरिमेंट करके हमने कोई नई चीज़ बनाई है ना, दुनिया में जैसे जो भी चीज़ें बनती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा इन्वेंशन कहलाएगा, ठीक है। और जो चीज़ें पहले से प्रेजेंट हो लेकिन लोगों को नॉलेज ना हो, तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कवरी करते हैं। डिस्कवरी का मतलब हो जाता है खोज करना। चलिए तो बताइए कि सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो याद रखिएगा सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सेल के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने। कब बताया था, 1665 में, यानी कि 1665 में, ठीक है ना। और ये कौन बताए थे, रॉबर्ट हुक, हिंदी में इनको बोलते हैं रॉबर्ट हुक, क्लियर है, 1665 में। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उस टाइम ये एक डेड सेल के बारे में इन्होंने पता लगाया था, और उन्होंने क्या बताया कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। जैसा मधुमक्खी का छत्ते का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो ये कैसा था, ये एक डेड सेल था। काफ़ी दिनों तक रिसर्च चलता रहा, और इस तरीके से कई सारे साइंटिस्ट और भी थे उसी टाइम में, जिन्होंने देखा क्या कि सारे रॉबर्ट हुक ने तो खोजा, लेकिन उन्होंने कैसा खोजा, मृत कोशिका खोजा, इट मीन्स डेड सेल के बारे में एक्सपेरिमेंट करके, और उन्होंने क्या किया, उसको डिस्कवर किया कि हाँ ये जो होता है सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या होता है, सेल होता है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से करके होता है। चलिए उसके बाद फिर जा करके क्या हुआ, उसके बाद फिर एक और नए साइंटिस्ट आए, काफ़ी समय बीत गया उसके जस्ट बाद, यानी कि आफ्टर 9 ईयर, इट मीन्स 1674 में। और ये कौन थे, ये थे एंटोनी वन ल्यूवेनहोइक, मतलब ये एक और नए साइंटिस्ट थे, है ना, नाम इनका उसी तरीके से करके जैसे विदेशों में नाम होता है ना। तो एंटोनी वन ल्यूवेनहोइक थे, और इन्होंने क्या किया था, 1674 में इन्होंने क्या किया था, एक जिंदा कोशिका, जिसे क्या बोलेंगे, लिविंग सेल के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है ना। तो इनका क्या नाम था, 1674 में जिन्होंने खोजा था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। तो ये एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जो थे, है ना, एंटोनी वान ल्यूवेन, तो ये जो थे एंटोनी वन ल्यूवेनहुक, इन्होंने क्या किया था 1674 में, है ना, लिविंग सेल के बारे में बताया था, इट मीन जिंदा कोशिका के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए अब याद रखिएगा कि जब हमने सेल के बारे में सर्च किया, है ना, हमने सेल को जब हमने खोज निकाला, तो फिर अब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या चालू हो गया, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। तो फिर काफ़ी समय के बाद जाकर के पता चलता है क्या, कि सेल के अंदर में केंद्रक होता है। क्या होता है, सेल के अंदर में केंद्रक होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। कौन बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। याद रखिएगा न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इट मीन्स आपसे सवाल पूछा जाएगा कि केंद्रक के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो खोज किसने किया था सबसे पहले, बताइए जरा मुझे। तो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो एक बात बताइए, फिर सेल के बारे में, सेल के जो ये न्यूक्लियस था, केंद्रक था, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो इसके बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, रॉबर्ट ब्राउन, क्लियर। याद रखिएगा, इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं ना, जितने भी हम फल खाते हैं, उन सब का जो सीड होता है, यानी कि जो बीज होता है, वो कहाँ होता है, वो सेंटर में होता है। ठीक इसी तरीके से करके, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लीची ले लेते हैं, चीकू ले लेते हैं, कोई भी फल अगर हम लेते हैं, तो उसके अंदर में, या फिर पपीता भी आपने देखा होगा, है ना, तो पपीता का भी जो बीज होता है वो अंदर में होता है, या चीकू का बीज अंदर में होता है ना। तो वैसे ही क्या है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये अपना एक उपाय है जिससे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। और ये बीज जो होता है, इट मीन जो सीड होता है, वो कौन से कलर का होता है, तो मैक्सिमम सीड जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। अब आपको ये नाम हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि ये क्या है, ये रॉबर्ट ब्राउन है ना। मतलब क्या हुआ, इन्होंने ब्राउन कलर की चीज़ों के बारे में बताया, तो इनका नाम था ब्राउन। तो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रक के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो आपको बताना है किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है। मतलब क्या कि कोशिका के केंद्रक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जो कोशिका के अंदर का हिस्सा होता है, जो केंद्र का हिस्सा होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। क्लियर है।
समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेल होता है, सेल का जो आउटर सरफेस होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है ना। तो ये पतली सी एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है, और ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है ना। लेकिन किसके सेल की, तो याद रखिएगा ये एनिमल के सेल की, यानी कि जीवों के सेल की जो बात करते हैं। प्लांट के सेल की बात करेंगे तो प्लांट का सेल के बारे में अभी मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ, दोनों को कंपैरिजन करके तब आपको समझ में आएगा कि वो सेलुलोज का बना हुआ होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर एक और लेयर होती है उसमें, एनिमल्स में, है ना, और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। चलिए तो इन सारी चीज़ों के एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा सेल होता है, सेल का आउटर सरफेस जो होता है, यानी कि बाहरी परत जो होता है, यानी बाहरी झिल्ली जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह ठीक उसी तरीके से करके होता है जैसे हमारी बॉडी में स्किन होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया गया, जो इसका आउटर सरफेस जो होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होती है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केंद्रक का हिस्सा क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, ओवम होगी, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, स्पर्म होगी, ठीक है ना। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तंत्रिका कोशिका होगी। अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 में, ठीक है। और 1674 में ये 1665 यानी 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने बताया था वो किस टाइप का सेल था, तो वो एक तरीके का डेड सेल था, इसमें मृत कोशिका थी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं 1674 में एंटोनी वन लीeuwenhoek ने क्या किया था, एक लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, ठीक है। और केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक जो होता है, यानी कि इसका जो नाभिक होता है, केंद्र वाला जो हिस्सा होता है, वो कोशिका का ब्रेन कहलाता है। और उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, ठीक है। चलिए तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, तो फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इस साइड वाले पोर्शन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेल के बारे में हमको पता है कि जो सेंटर का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि केंद्रक कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं क्या कि केंद्रक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो सेल के सबसे अंदर वाले हिस्से को केंद्रक कहा जाता है, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में नाभिक कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की भाषा में तो उसी का नाम केंद्रक हो जाता है ना। कुछ अलग से नहीं है इसमें, है ना। जो हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है उन्हीं के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। आपको मैंने बताया कि हमारा जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो इस केंद्रक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कितने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और उन्होंने साथ के साथ ये भी बताया था, क्या पता है, कि ये जो होता है सेल का ब्रेन होता है। इट मीन्स सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो इन सारी चीज़ों को, इट मीन्स कब कितना वाटर एब्जॉर्ब करना है ना, कब इसमें से ऑक्सीजन लेना है, और क्या क्या कैसे कैसे करके कंट्रोलिंग होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में किसने बताया था, ये सब के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। क्या बताया था कि इसे जो होता है वो क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, है ना। इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। इट मीन्स कोशिका का दिमाग कहा जाता है। जैसे इंसान के शरीर में एक दिमाग होता है ना, जो डिसाइड करता है कि कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, कब क्या करना है, तो वैसे ही इस सेल के अंदर में एक दिमाग होता है। इट मीन्स इसका जो केंद्रक होता है वही क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, इसमें 80% प्रोटीन होता है। कितना परसेंट होता है, 80% प्रोटीन होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कितना परसेंट प्रोटीन होता है केंद्रक में, तो आपको याद रखना है 80% होता है। अब हम बात कर रहे थे कि ये तो हो गया जो कि एनिमल सेल होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्लांट सेल जो होता है, इट मीन्स पेड़ पौधे का जो सेल होता है वो किस टाइप का होता है, तो ध्यान से समझिएगा, वो कुछ इस तरीके से करके होता है। क्लियर है। ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से करके स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से करके होता है। ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा ना, क्लियर है। और इसके अंदर में
ये जो होता है ये कहलाता है सेल वॉल, है ना, सेल वॉल कहलाता है। इट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है या फिर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो क्या इसमें अब सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और वो कुछ इसी के अंदर में इस तरीके से करके होता है, ठीक है, क्लियर है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हमारे पास एक सेल है और इसके ऊपर क्या है, एक ऊपर से अलग से एक और लेयर बना हुआ है, ठीक है ना। इट मीन्स डबल लेयर सिस्टम होता है किसके अंदर में, प्लांट के अंदर में। और ये जो सेल वॉल जो होता है ना, ये किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। किस चीज़ का बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है, याद रखिएगा, है ना। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। याद रखिएगा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है, लेकिन हाँ एनिमल बॉडी में होता है। इट मीन जानवरों के शरीर में जो होता है वो क्या होता है, जैसे गाय भैंस जानवर जो होते हैं, जितने भी हमारे शाकाहारी जानवर होते हैं जिनको हर्बीवोरस कहा जाता है, याद रखिएगा उन सब के बॉडी में क्या होता है, उस सब के बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। इट मीन्स क्या कर सकते हैं वो लोग, वो आसानी से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज को पचा सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी जो होता है अगर सेलुलोज को पचा सकता, या फिर कल होकर के कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाता है हमारे साथ में जिससे कि कोई भी कुछ मेडिसिन का यूज़ करके या कुछ भी अगर ऐसा करके अगर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लिया जाए तो शायद हमारे भारत में या फिर इस दुनिया में भोजन की समस्या जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, है ना। जैसे जानवर कोई भी घास वगैरह खा लेते हैं तो उसी तरीके से करके इंसान भी खा सकता है। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब हमारे बॉडी में अगर इसकी कैपेसिटी होती सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की, है ना, क्लियर है। तो आप जो देखते होंगे कि हम चीज़ों को जो पका देते हैं, है ना, तो पका देते हैं तो क्या होता है, पकाने के बाद हम उन सारी चीज़ों को खा सकते हैं आसानी से ना। कच्चा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, पत्तियाँ घास ये सब हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन जानवर आसानी से खा सकते हैं, बिकॉज उनके जो रूमेन होता है ना, जानवरों का जो बॉडी जो ऑर्गन्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं जानवरों के, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और उसमें रूमेन के अंदर में कुछ ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि क्या करता है, सेलुलोज पे काम करके और उसको आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। चलिए ठीक है, वो टॉपिक पर हम बाद में आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो बॉडी होता है ना, तो ये जो हमारा सेल जो होता है वो एक्चुअली दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है ना। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में, यानी कि दो टाइप में ऐसा बोल सकते हैं, एक एनिमल के लिए और एक किसके लिए है, प्लांट्स के लिए, है ना। तो एनिमल वाले जो होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जो प्लांट वाले होते हैं वो किस चीज़ का बनाते हैं, सेलुलोज का बना होता है ना। याद रखिएगा ये सेलुलोज का बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसका, है ना, और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये हमारा प्रोटीन का बना हुआ होता है। इट मीन्स एनिमल्स में जो होता है वो आउटर लेयर जो होता है प्रोटीन का होता है और उसमें जो होता है वो आउटर लेयर किस चीज़ का होता है, सेलुलोज का होता है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं इस ह्यूमन सेल की। इट मीन्स जो हमारा जो एनिमल सेल होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन सब का क्या क्या यूज होता है। चलिए ठीक है, तो मैं इसको फाइनली पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते चले जाइएगा, है ना। हम बारी बारी से ऐसे ही करके टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको लास्ट क्लास में बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, साइंस जीएस स्पेशल की बात करूं तो उसमें मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया था। उसके पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा उन्हीं सारे चीज़ों से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। छोटे छोटे टॉपिक को ही स्ट्रंग करते करते धीरे धीरे, है ना, बोलते हैं ना बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो सेम टू सेम वैसे ही हम पर डे कुछ ना कुछ नए टॉपिक को करते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, हमारा सिलेबस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। फिर जाकर के हम थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारा सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है 80% प्रोटीन होता है। सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था, तो सेल के बारे में खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, जो हमारा कैसा था, डेड सेल था, उसका लिविंग सेल की बात करते हैं। तो लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो एंटोनी वन ल्यूवेनहोइक ने बताया था। और उसके बाद फिर जाकर के जब इन दोनों के बारे में हो गया, फिर अगला रिसर्च किस चीज़ पर हुआ, तो अगला रिसर्च हुआ उसके
न्यूक्लियस के बारे में, इट मीन्स केंद्रक के बारे में, और केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। याद रखने का सिंपल सा तरीका, जितना भी सीड्स होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो आपको याद रखना है कि जो सेंटर पार्ट्स जो होता है, यानी कि जो सेल का सेंटर पार्ट्स होता है वो उसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के अंदर में। सबसे पहला चीज़ आपको पता होगा कि सेल जो होता है वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, सेल को, हमारे सेल को एनर्जी कहाँ से मिलता है, कौन इसके अंदर में एनर्जी बनाने का काम करता है, तो हमको पता है ग्लूकोज से मिलता है। लेकिन ग्लूकोज से जब सेल को एनर्जी मिलता है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सा करता है, तो याद रखिएगा ये हमारा सेल होता है। तो इस सेल का एक और पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कट तो नहीं ना रहा उधर, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो होता है हमारे सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये केंद्र के पास होता है। याद रखिएगा ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये करता क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसलिए इसे ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर। किसका ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा एक बात बताइए मुझे, पावर हाउस क्यों बोला गया, आपको पता है कि हमारे घर में जो बिजली का सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, तो वो पावर हाउस से होता है कि नहीं। तो पावर हाउस क्या करता है, वो पूरे गांव में या पूरे शहर में या पूरे जिला में या फिर पूरे देश में अलग अलग पावर हाउस बने हुए होते हैं, और वहाँ से क्या किया जाता है, बिजली का सप्लाई किया जाता है। सेम टू सेम वैसे ही इस पूरे सेल में जो होता है एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है, तो एनर्जी प्रोवाइड कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है कि नहीं। कई जगह पे है कि नहीं, सेल का रसोई घर, इट मीन्स किचन भी कहा जाता है, इट मीन्स कोशिका का रसोई घर। जैसे प्लांट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट का जो लीफ होता है, इट मीन्स जो पत्तियां होती है उसे पेड़ पौधे का रसोई घर कहा जाता है। वैसे ही क्या हो जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल, इट मीन्स पेड़ पौधे का जो रसोई घर या फिर ऊर्जा घर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ करके और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करता है, एक चक्र चलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके अंदर में एक साइकिल चलता रहता है और यही साइकिल क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और फिर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, कर्ब्स साइकिल। क्या कहा जाता है, कर्ब्स साइकिल। क्लियर है, ये कहाँ चलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये साइकिल, इट मीन्स एक तरीके का चक्र चलता रहता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। और हमारे जब एक सेल को एनर्जी मिलता है तो धीरे धीरे करके और भी दूसरे पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस एनर्जी को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करता रहता है, ठीक है। चलिए तो हमें याद रखना है पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरीके से करके होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ इस तरीके से करके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ लिक्विड टाइप का भरा हुआ होता है कि नहीं। ये जो होता है क्रिस्टी कहा जाता है, हिंदी में इसे क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो अंदर जो लिक्विड होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, यही वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और उसका इस्तेमाल क्या करता है, ग्लूकोज से को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और यही एनर्जी जो होता है वो एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में स्टोर रहता है। एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में स्टोर रहता है और यही एनर्जी जो होता है वो हमें काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो ये था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
अब हम बात करते हैं गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या होता है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गाल्जी बॉडी होता है। ये गाल्जी बॉडी क्या करता है? तो एक बात बताइए, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एक जगह पे खाना बनता है ना, एक किचन में खाना बनता है या हमारे घर में जो मेंबर्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, है ना, लेकिन बचे हुए मेंबर्स को भी तो भोजन चाहिए। किचन में खाना बना, बचे हुए जगहों पर भोजन अलग अलग जगह पे लोग करते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी होता है ना कि जो खाना बना रहा है उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है और जो खाना खा रहा है, जो काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में गाल्जी बॉडी होता है, ठीक है ना, हमारी सॉरी बॉडी बोल रहा हूँ, सेल में हमारा एक गाल्जी बॉडी होता है ना, इसे गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी एपरेटस, है ना, या गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी उपकरण भी कहा जाता है, ठीक है, गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी उपकरण। याद रखिएगा ये गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है? तो गाल्जी बॉडी का जो काम होता है वो क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना। इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसफर करने का काम। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि मैं अपने दाहिने हाथ से लिख रहा हूँ, तो मुझे इस हाथ को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ये कंटिन्यूस वर्क कर रहा है। या आप दौड़ रहे हैं सुबह सुबह, है ना, दौड़ने के लिए जाते हैं लोग, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो या दौड़ रहे हो तो उस दौरान क्या होता है? आपके पैरों को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होता है, क्लियर है? तो उस टाइम में हमने तो खाना खाया था, खाना कहाँ गया? हमारे पेट में गया। जब हमारे पेट में खाना गया वहाँ से डाइजेस्ट हुआ, हमारे सेल के पास गया और सारे सेल में लगभग इक्वली एनर्जी जो हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? अब हमारा पैर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो हमारे पैर को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके हाथ को आप डंबल उठा रहे हो तो आपके हाथ को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। तो एक बात बताइए कि क्या इक्वली मिला है? तो क्या वो हाथ के पास तो थोड़ी देर में एनर्जी खत्म हो जाएगा? 5 से 10 मिनट होते होते खत्म हो जाएगा जितना एनर्जी है उसके अंदर में। तो फिर क्या होगा? तो उस दौरान क्या होता है? बॉडी के दूसरे हिस्से से एनर्जी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो कौन करता है? गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी अपरेटस करता है, क्लियर है? यानी कि गाल्जी उपकरण या फिर गाल्जी बॉडी जिसको कहा जाता है वो करता है। इसका काम क्या होता है? एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में एनर्जी को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। यही कारण है कि आपने देखा होगा ना, जैसे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, है ना, तो दौड़ते हैं पैर से लेकिन हो जाता है पेट कम। तो उसके पीछे क्या रीजन है? पेट भी साथ के साथ में एक्सरसाइज होता रहता है उसका, है ना। पैर ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करेगा, हाथ ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा? हमारे पेट से हमारे बॉडी की और भी बहुत सारे जगहों पे जो एनर्जी वगैरह एक्स्ट्रा मात्रा में जो स्टोर हो रहा है ना, फैट वगैरह जो एक्स्ट्रा स्टोर हो रहा है वो क्या होता है? धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के पैरों में जाता रहता है और धीरे धीरे करके वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के खत्म होता रहता है। तो हमारे पैर हाथ के मसल्स जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और हमारा जो हेल्थ होता है वो क्या होता है? फिट हो जाता है। इट मीन्स हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है वो धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू हो जाता है ना, एनर्जी में कन्वर्ट होकर के खत्म होना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, गाल्जी बॉडी होता कुछ इस तरीके से करके, इस तरीके से करके अरेंज रहता है ना, और थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करके रहेगा, फिर धीरे धीरे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाता है ना, इस तरीके से करके। ये हमारा गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से करके होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एनर्जी को एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में करके ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ट्रांसफर करना, ठीक है ना। जिससे क्या होता है? हमारे शरीर के सारे सेल्स को एनर्जी जो होता है वो प्रॉपर वे में मिलता रहता है, ठीक है। तो गाल्जी उपकरण आपको समझ में आ गया? कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बारी बारी से मैं आपको सब समझा रहा हूँ। कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी बनाने का काम करता है। इट मीन्स जो हमारे बॉडी को जो ग्लूकोज मिलेगा उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारे सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो करता है, ठीक है। उसका फिर हम बात करते हैं गाल्जी बॉडी। जब एनर्जी मिल गया तो उसको फिर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? तो उसको एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जहाँ ज़्यादा जरूरत होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? तो वो हमारे कौन करेगा? गाल्जी बॉडी करेगा, है ना, यानी कि गाल्जी अपरेटस करेगा, गाल्जी उपकरण करेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं, जब हमारा गाल्जी बॉडी खत्म हो जाता है तब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? सेंट्रोसोम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से करके होता है, बंडल के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से करके होता है ना, सेंट्रोसोम इस तरीके से करके, है ना। ये होता है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम हिंदी में बोलते हैं तारककाय, ठीक है, क्लियर है। सेंट्रोसोम कहा जाता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में भी, लेकिन ये हमारा कैसा शेप में है? ये बंडल के शेप में है,
किस शेप में है? बंडल। बंडल मतलब समझते हैं ना, बोल सकते हैं किसे, बंडल ही रहने दीजिए, वैसे बोझ होता है बट वो थोड़ा सही वर्ड नहीं है, बंडल रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये बंडल के फॉर्म में होता है और ये क्या कहलाता है? सेंट्रोसोम कहलाता है। क्या करता है ये? तो याद रखिएगा, इसका काम होता है सेल डिवीजन, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन का काम किसका होता है? सेंट्रोसोम का होता है, यानी कि तारक काय का होता है। अब ये कोशिका विभाजन क्या है? आपने देखा है एक छोटे बच्चे का साइज काफ़ी छोटा है, धीरे धीरे करके वो खाना पीना खाया और धीरे धीरे करके वो बड़ा हो गया, तो उसके शरीर का साइज जो है अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ता चला जाता है। अब एक बात बताइए, शरीर के अंदर में इतना सारा सेल आ कहाँ से रहा है? तो पुराना जो सेल होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सेल है ना, इस तरीके से करके, तो ये क्या हो जाएगा? आगे चल के इन फ्यूचर दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? और दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड होने के बाद ये अपने आप में कंप्लीट भी हो जाता है। इट मीन्स जितना भी एलिमेंट्स इसके अंदर में होंगे, जितने भी पदार्थ इसके अंदर में होंगे, या जितने भी पार्ट्स इसके अंदर में होंगे, वो सारे के सारे पार्ट्स इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। क्लियर है? और इस तरीके से करके क्या होता है? हमारा सेल डिवीजन होता रहता है। सेल डिवीजन होता रहता है, धीरे धीरे करके क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का जो होता है साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, सेल डिवीजन जो होता है वो किस जगह पे सबसे ज़्यादा होता है और किस जगह पे सबसे कम होता है? तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो याद रखना है आपको, कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है? लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। क्लियर है? और सेल डिवीजन सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम, अभी मैंने क्या बताया था? सबसे कम कहाँ पर होगा? न्यूरॉन्स में होगा, है ना, यानी कि तंत्रिका तंत्र में होगा, यानी कि सीधी सी बात है ब्रेन में होगा, ठीक है। अगर मैं ऑर्गन की बात करता हूं तो हमारे ब्रेन में जो होगा सेल डिवीजन न के बराबर होगा, यानी कि बिल्कुल ही जीरो होगा। और लीवर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे सेल में अगर कोई हमारे लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, लीवर का अगर कोई हिस्सा अगर खराब होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टाइम फैटी लीवर बन जाता है या कुछ भी ऐसा, तो अकॉर्डिंग टू टाइम वो धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाता है कि नहीं? क्योंकि क्या होता है? वो सेल डिवाइड हो करके और उसको क्या करता है? ऑटोमेटिक जो डेड सेल होगा उसको हटाता चला जाता है और ऑटोमेटिक जो होता है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। इट मीन्स धीरे धीरे करके क्या करता है? वो अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, अगर हम अपने दिमाग की बात करते हैं, मस्तिष्क का बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर हमारा सेल डिवीजन नहीं होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, आपने देखा होगा कि कई बार अगर किसी इंसान को सर में चोट लग जाता है और पता चलता है क्या कि उसके अंदर का जो कुछ सेल था वो डैमेज हो गया। अब वो सेल डैमेज हो गया तो हमें पता है कि यहाँ तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है कि हाँ, और पुराना वाला डैमेज सेल खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिक नया नया सेल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिसका नतीजा क्या होता है? कि इंसान की मौत हो जाती है। इट मीन्स सिर्फ इसीलिए हो जाती है बिकॉज हमारा ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? हमारे ब्रेन के अंदर में जो होता है वो सेल डिवीजन नहीं होता है कि नहीं? लेकिन लीवर वाले हिस्से में अगर ऐसा होता है तो आपने देखा होगा कि किसी के लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक भी हो जाता है। तो ठीक होने का पीछे मेन रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि वहाँ पर सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, यही सेल डिवीजन एक लिमिट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक निश्चित मात्रा में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनकंडीशनल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अनकंडीशनल सेल डिवीजन का मतलब हो जाता है कि जब वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर वो रुकने वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट मीन्स अनकंडीशनली, है ना, एक अजीब तरीके की सिचुएशन के साथ क्या होता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवाइड शुरू हो जाएगा तो वही क्या कहलाता है? वही चीज़ कहलाता है कैंसर कहलाता है कि नहीं? वही चीज़ क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है, ठीक है। जो कि क्या करता है? इंसान को सबसे जल्दी कहाँ कैंसर पकड़ता है बताइए? तो सबसे पहले जो होता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं या कुछ भी नशा करने का काम करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके लीवर में कैंसर पकड़ता है ना। और लीवर में कैंसर पकड़ता है, इट मीन्स लीवर ऑटोमेटिक रिकवर कर रहा है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा रफ टफ चीज़ें हम खाने पीने लग गए हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है? हमारा लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जब वो एक बार डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो सेल डिवाइड होगा, और सेल हमें पता है बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है, और उस दौरान क्या होता है? वो एक कैंसर का रूप, अनकंडीशनली डिवाइड होना शुरू हो गया और उसके बाद वो क्या होता है? कैंसर का रूप ले लेता है, कैंसर का फॉर्म बना देता है। और जब वो कैंसर का फॉर्म बना देगा तो इंसान की मौत होनी तय हो जाती है ना। आपने देखा होगा दुनिया में ज़्यादातर जो होता है वो किसके कारण मौत होती है? वो लीवर कैंसर के कारण होती है। तो उसका मेन रीज़न यही होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं
उनके लीवर जो होता है, उसके सेल जो होता है वो अनकंडीशनली डिवाइड होना शुरू हो जाता है और वो बाद में कैंसर का कारण बनता है। चलिए, तो आज के क्लास में अब यहीं पर फिनिश करता हूँ। हमने 4 टॉपिक इसमें पढ़ा। सबसे पहले हमने सेल के बारे में जाना, है कि नहीं। सेल का डिस्कवरी किसने किया था वो हमने देखा। फिर जाकर के हमने क्या देखा, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। फिर हमने क्या देखा, गाल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। फिर जाकर के हमने क्या पढ़ा, इसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। फिर हमने और क्या पढ़ा, हमने इसके बारे में पढ़ा सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। फिर जाकर के अभी इसमें बहुत सारे और भी इसके पार्ट्स हैं, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।